स्वागत है आप सभी का अध्ययन हब के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। मैं विवेक तिवारी एक बार फिर नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि मेरा वादा था कि आने वाले वक्त में वीडियोज़ में आपके हिंदी के सारे वीडियोज़ भी मिलेंगे, यानी हिंदी की सीरीज़ चलाई जाएगी। तो उस क्रम में मैं सामान्य हिंदी आज से स्टार्ट कर रहा हूँ आप सभी के लिए, यानी रीजनिंग के साथ साथ हिंदी भी चलेगा। आने वाले वक्त में मैं और भी नई नई चीज़ों को करने का प्रयास करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की जो क्लास होगी वो हिंदी की बेसिक क्लास होगी, यानी कि ये सबके लिए इम्पोर्टेंट क्लास होगी। इसमें हम लोग जानेंगे हिंदी क्या है, भाषा के रूप में इसका ये भाषा कैसे है, भाषा है तो फिर भाषा किसे कहते हैं, हिंदी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है, अगर राजभाषा है तो राजभाषा क्यों है, तमाम चीज़ें। और फिर इसके बाद से हम लोग वर्णों के बारे में जानेंगे, फिर वर्ण विचार के बारे में जानेंगे। इस तरह से आगे हम लोग धीरे धीरे करके सारे वीडियोज़ देखते जाएंगे और हम लोग आगे सीखते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर जो भी मेरे इस चैनल पे आए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के बीच इसको शेयर भी करें। वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़रूर चैनल से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने की कोशिश करें। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हिंदी क्या है। देखो, हिंदी सबको पता है, हमें भी पता है कि हिंदी हमारी एक भाषा है। अब वो कैसी भाषा है, तो चूँकि हमारे यहाँ हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार किया गया है, यानी हमारे संविधान में ये वर्णित किया गया है कि हिंदी जो होगी भारत की उस इंग्लिश अंग्रेजी की सहायक भाषा के रूप में ली जाएगी, यानी एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में ली जाएगी। तो सबसे पहले आती है बात कि भाषा होता क्या है। देखो भाई, भाषा दरअसल एक माध्यम होता है। जैसे हमें अपनी बात को किसी को बतानी है तो हम उस बात को या तो लिखित रूप से बता सकते हैं लिखकर, या फिर हम बोलकर, या फिर हम उसको सांकेतिक रूप से बता सकते हैं। अब देखो, अगर मैं संकेत का प्रयोग करूं किसी को बताने के लिए तो उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर मैं बोल कर अगर अपनी बात को कहूं तो बोलने से सामने वाला व्यक्ति उतना ही दूर तक समझ पाएगा जितनी दूर तक मेरी आवाज़ जाती है। यानी कोई व्यक्ति अगर मुझसे नियरेस्ट खड़ा है, आस पड़ोस में खड़ा है, तब तो उसे मेरी बात समझ में आ जाएगी। लेकिन कोई बहुत दूर है तो वहाँ पे अपनी बातों को पहुँचाने के लिए हमें भाषा की ज़रूरत पड़ेगी। भाषा यानी ऐसा माध्यम जिससे हम अपनी बातों को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बोल भी सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं भाषा की परिभाषा पे। तो उससे परिभाषा से पहले ये जानते हैं कि भाषा होता क्या है। तो देखो, भाषा दरअसल हिंदी जो है ना वो संस्कृत की उत्तराधिकारी है, यानी संस्कृत से इसका उद्भव हुआ है। लेकिन हिंदी जो नाम है ना वो हिंदी का नहीं है या संस्कृत का भी नहीं है। हिंदी दरअसल ये फारसी नाम है। अगले किसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये 13वीं शताब्दी में ऑफी जो हुए थे, कवि ऑफी, उन्होंने हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम शब्द जो आया था उनका हिंदवी आया था। तो हिंदवी से आगे चल के हिंदुस्तान हुआ, फिर इसी से चल के हिंदी हो गया। तो बहुत सारा इसका एक क्रम है। 13वीं शताब्दी से 14वीं, 16वीं, 17वीं ऐसे करके धीरे 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 आगे बढ़ के ये हिंदी का रूप ले लिया। यहाँ हम लोग पहले भाषा जानते हैं कि भाषा की परिभाषा क्या है। तो देखो, भाषा ये जो है एक संस्कृत भाषा के भाष धातु से बना है। यानी भाषा किससे बना है, तो संस्कृत भाषा के भाष धातु से। अब भाष धातु का अर्थ क्या होता है, तो भाष धातु का अर्थ होता है वाणी की अभिव्यक्ति। यानी हम कह सकते हैं कि भाषा एक वो माध्यम है जिससे हम अपनी बात को दूसरे को अभिव्यक्त करते हैं। यानी वाणी की अभिव्यक्ति को हम लोग भाषा कहते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल सी बात है। वाणी की अभिव्यक्ति को क्या कहेंगे, भाषा कहेंगे। ये तो मेरी अपनी बात हो गई, लेकिन बहुत से भाषा वैज्ञानिकों ने कई अलग अलग डिफिनीशंस भी दिए हैं। आइए देखते हैं उन डिफिनीशंस को कि किसने क्या कहा। यहाँ पे मैंने कुछ ही डिफिनीशंस लिए हैं, और भी बहुत सारे डिफिनीशन हैं। आपको जानने होंगे तो कमेंट करिएगा, मैं बाकी डिफिनीशन भी आपके सामने लेके आऊँगा। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने क्या कहा है भाषा को लेकर, कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको संश्लिष्ट रूप से भाषा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ना ध्वनि चिन्ह, तो सबसे पहले ध्वनि चिन्ह की मैं बात बता दूं कि देखो, भाषा लिखने में हम लोग लिपि का प्रयोग करते हैं, लिपि। और लिपि क्या होती है, तो लिपि आपका एक संकेत होता है। संकेत किसी भी भाषा के
वर्णों को लिखने का, यानी कोई भी वर्ण होता है उस वर्ण को लिखा जाता है जिस तरह से, वो वर्ण लिखने का जो तरीका होता है वो लिपि होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे बाबूराम सक्सेना क्या कहते हैं कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा, यानी किसी भाषा को बोलने में हमें जो ध्वनि निकलता है उस ध्वनि के लिए जो चिन्ह है वो वर्ण, कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको संश्लिष्ट रूप से भाषा कहते हैं। क्लियर है। उसी तरह से क्रोंच क्या कहते हैं कि भाषा सीमित और व्यक्त ध्वनियों का नाम है। यानी ये क्या कह रहे हैं कि भाषा सीमित और व्यक्त ध्वनियों का नाम है जिन्हें हम अभिव्यक्ति के लिए संगठित करते हैं। तो इनका अपना एक मत है। वेंद्रे, यहाँ गलत लिखा गया है, वेंद्रे कवि हैं। वेंद्रे का क्या कहना है कि भाषा मनुष्यों के बीच संचार व्यवहार के माध्यम के रूप में एक प्रतीक व्यवस्था है, यानी दो मनुष्यों के बीच संचार का एक माध्यम है। दूसरी तरफ से श्याम सुंदर दास जी क्या कहते हैं कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। यानी इन्होंने क्या कहा है कि मनुष्य से मनुष्य के आपस में बातचीत करने के लिए ध्वनि संकेत का जो आपस में व्यवहार होगा उसे हम लोग भाषा कहेंगे। देखिए, इनके डिफिनेशंस के अलावे भी तमाम परिभाषाएं हैं जो अलग अलग भाषाविदों ने दी हुई हैं। मैंने इतना ही आपसे सामने लाने का प्रयास किया है। आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं भाषा की प्रकृति, यानी भाषा के नेचर के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं। देखिए, जैसे नदी जो है ना कैसे बहती रहती है, जैसे ज़मीन पे उसका जिस तरह से ढलान है या फिर जिस तरह से व्यवस्था है, नदी उसी तरह से बहती रहती है। ठीक उसी तरह से भाषा भी जो है अपना रूप परिवर्तित करती रहती है, अर्थात भाषा नदी के समान सदा चलती और बहती रहती है। जिस प्रकार नदी धरातल के अनुसार अपने स्वरूप को ग्रहण करती है, ठीक उसी प्रकार भाषा भी देश काल एवं सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपना स्वरूप विकास करती है। कहने का क्या मतलब है कि जैसी एक बात है कि जैसा वेश वैसा देश, जैसा देश वैसा वेश वैसी बोली। तो यानी कहने का मतलब है कि एक चीज़, आप जिस भी एरिया में रहते हैं या जिस जगह पे रहते हैं या जिस देश में रहते हैं, उस देश के परिवेश, वहाँ रहन सहन और वहाँ बोली जाने वाली बोली के माध्यम से आप भाषा का भी चुनाव करते हैं। तो यहाँ जैसे क्या हुआ कि भाषा में अलग अलग परिवर्तन होते हैं। ठीक है, जगह जगह पे चीज़ें बदलती रहती हैं। वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि जैसे नदियाँ अपनी रास्ते बदलती रहती हैं, वो बदलती हैं किस आधार पे, तो ढलान के आधार पर, यानी धरातल के आधार पर उनका परिवर्तन होता है। भाषा में भी उसी तरह से देश काल और सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप उनका स्वरूप विकास करती रहती है, यानी परिवर्तन होता रहता है। भाषा के अपने आंतरिक गुण या स्वभाव का भाषा को प्रकृति करते हैं। भाषा के अपने जो इंटरनल प्रॉपर्टीज होते हैं, भाषा के अपने आंतरिक गुण या स्वभाव जो होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, भाषा की प्रकृति। यानी भाषा की प्रकृति किसे कहेंगे कि भाषा के अपने इंटरनल जो उसका कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम लोग भाषा की प्रकृति कहेंगे। ठीक है, देखो भाषा को ना हम मुख्यतः 3 रूपों में बांट सकते हैं। भाषा के रूप आके देखिए, तो देखो प्रत्येक देश में भाषा के मुख्यतः 3 रूप सामने आते हैं। किसी भी देश में की भाषा है वो 3 रूपों में आती है। एक होती है पहली बोली, दूसरी होती है परिनिष्ठित भाषा और तीसरी होती है राष्ट्रभाषा या राजभाषा। राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, ये बाद में सीखेंगे। फिलहाल आते हैं बोली पे। देखो, बोली और भाषा में थोड़ा अंतर है। बोली क्या है ना कि किसी क्षेत्र विशेष में एक सीमित लोगों के द्वारा बोली जाने वाली एक माध्यम है। ठीक है, लेकिन जब उसमें ग्रामर वगैरह हम जोड़ देते हैं, व्याकरण ला देते हैं, यानी परिनिष्ठित हो जाती है, तो वो एक परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। यानी वो एक भाषा का शुद्धतम रूप समझ सकते हैं आप, बन जाती है, यानी कि भाषा का रूप लेती है। आगे चल के ये राष्ट्रभाषा बने या फिर राजभाषा बने, लेकिन बोली से ही भाषा का निर्माण होता है। तो सबसे पहले आते हैं बोली। बोली क्या है, देखो भाषा के जिस रूप का प्रयोग साधारण जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे बोली कहते हैं। भारत में लगभग 650 बोलियां हैं। बोलियां अपने आप जन्म लेती हैं और किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती हैं। यानी क्या कहा गया है कि भारत में लगभग 650 बोली है।
और किसी भी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली क्षेत्र में जो भाषा है वो वहाँ की बोली कहलाएगी। जैसे भोजपुरी हो गई, अवधी हो गई, ब्रजभाषा हो गया आदि। ठीक है। अब भाषा की बात करें तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। यानी हिंदी में कितनी उपभाषाएं हो गई? 5 उपभाषाएं। वो कौन कौन सी हैं? आइए देखते हैं। 5 उपभाषाओं में सबसे पहले देखिए, पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है, बिहारी हिंदी है और पहाड़ी हिंदी है। ये हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। तो हमने क्या सीखा? हिंदी की यानी प्रत्येक देश की भाषा के 3 रूप, एक है बोली, एक है परिनिष्ठित भाषा और एक राज्य या राष्ट्रभाषा। और बोली लगभग 650 है इंडिया में, है ना, और अन्य जगहों की बात नहीं हो रही है। लेकिन हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। वो कौन कौन सी हैं? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे आगे की जानकारी आगे देखते हैं। अब देखिए, हिंदी की कुल 18 बोलियां हैं। अब जैसे कि 5 रूप जान के उपभाषा के, ठीक उसी तरह से हिंदी की जो बोली होती है उनकी संख्या कुल कितनी होती है? 18 अलग अलग तरह की बोलियां होती हैं। इसमें बहुत सारे और इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हिंदी लिटरेचर की जानकारी आपको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा तो उसकी ज़रूरत है आपको, लेकिन फिर भी सीखना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं और उस पर डिटेल्स करके आपको ज़रूर बताऊँगा। तो हमें यह ध्यान रखना है कि हिंदी की कुल 18 बोलियां हैं। कौन कौन सी है? एक तो है खड़ी बोली, जिसको कौरवी के नाम से भी जानते हैं। एक है ब्रजभाषा, हरियाणवी है, मुंदेली है, कन्नौजी है, ये गलती आ गया, दक्षिणी है, अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, मरवाड़ी है, जयपुरी है, मेवाती है, मालती है, पश्चिमी पहाड़ी है, मध्यवर्ती पहाड़ी है, मगही है, भोजपुरी है और मैथिली है। ये कुल 18 बोलियां आपकी प्रचलित है फिलहाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोली समझ में आ गया, तो किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली जो आपका भाषा होता है वो उसको हम बोली कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, बोली जब आगे चल के उसमें मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं, यानी उसमें परिवर्तन आ जाता है, ग्रामर जुड़ जाता है, तो वो बन जाती है परिनिष्ठित भाषा। देखिए, किसी बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तो वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। यानी हमने क्या सीखा कि बोली में अगर हमने व्याकरण लगा दिया तो वो एक लैंग्वेज का रूप ले ली, भाषा बन गई। आज की खड़ी बोली हिंदी लगभग 200 साल पहले एक बोली ही थी। अब देखिए, ये बड़ी बात है। जैसे हम लोग आज जो खड़ी बोली हिंदी का यूज करते हैं तो वो पहले एक क्या थी? एक बोली ही थी, लेकिन आगे चल के उसमें व्याकरण जुड़ गया और व्याकरण जुड़ने से वो एक परिनिष्ठित हो गई। आज हिंदी परिनिष्ठित भाषा है जिसका प्रयोग भारत के सभी स्थानों पर होता है। तो आगे चल के व्याकरण जुड़ गए जिसकी वजह से परिनिष्ठित हो गई और ये भाषा के रूप में परिवर्तित हो गई। ठीक है, तो हमने सीखा बोली के बारे में, परिनिष्ठित भाषा के बारे में। अब आते हैं राष्ट्रभाषा या राज्य भाषा के बारे में। देखिए, अब बोली से जब भाषा परिनिष्ठित हो गई तो उसका अब यूज होगा। तो अगर वो बहुतायत में यूज हो, यानी कि उस देश के अधिकांशतः संख्या में यूज किए, वहाँ अधिकांश संख्या में रहने वाले लोगों के द्वारा यूज हो, तो वो भाषा जो है आपका राज्य या फिर राष्ट्रभाषा में कंसीडर कर लिया जाता है। जैसे किसी भी देश की परिनिष्ठित भाषा जब व्यापक रूप से बहुसंख्यक जनता द्वारा व्यवहार में ग्रहण कर ली जाती है तब आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर राष्ट्रभाषा राजभाषा का स्थान पा लेती है। अब देखिए, भारत में ही ना कुल 23 विकसित भाषाएं हैं, पर हमारे देश की हिंदी को राजभाषा का गौरव प्रदान किया गया है। ध्यान दीजिए, हिंदी को राजभाषा का गौरव दिया गया, राष्ट्र नहीं, राजभाषा, राजभाषा। ठीक है, तो ये है आपका राज यानी ऑफिशियल और भाषा यानी लैंग्वेज। तो हिंदी आपका एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, न कि राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा हम ये जानेंगे कि हिंदी कैसे राजभाषा बनी थी। एक हिस्ट्री से थोड़ा सा लिया गया है, इसका एक हिस्ट्री है। जैसे हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब इसका भी लॉजिक है, आइए जानते हैं क्या लॉजिक है। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करने वाले हैं कि हिंदी राजभाषा कैसे बनी। देखिए, हिंदी को राजभाषा का दर्जा
14 सितंबर सन 1949 को मिला। कब मिला है? 14 सितंबर सन 1949 को। ये डेट याद रखेंगे। संविधान के भाग 17 में इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए, तो संविधान में इसकी वजह से चेंजेस हुए। इसी ऐतिहासिक महत्व के कारण 1953 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। अब देखिए, राष्ट्रभाषा के लिए ना एक समिति बनाई गई है, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। ये जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में आयोजित करना शुरू करा दी, ताकि हिंदी का प्रचार प्रसार हो सके। ठीक है, हिंदी की प्रोत्साहन की दृष्टि से इस दिवस को आयोजन का महत्वपूर्ण स्थान है। बिल्कुल है, 14 सितंबर को हिंदी के लिए महत्वपूर्ण डेट माना जाता है। क्यों भाई? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही इसको संविधान में दर्जा मिला था। ठीक है, साल 1947 में जब अंग्रेजी हुकूमत से भारत आज़ाद हुआ तो उसके सामने भाषा को लेकर सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि भारत में सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती थी। क्लियर है? यानी आज़ादी के समय ना हम लोग सिर्फ जाति धर्म में ही नहीं बटे थे, भाषा के आधार पर भी बहुत सारी भ्रांतियां थी हमारे बीच, हम लोग आपस में बटे हुए थे। ऐसे में कौन सी राष्ट्रभाषा चुनी जाएगी, ये काफ़ी अहम मुद्दा था। मान लीजिए तरह तरह की बोली थी, तो उस बोली में से किसको राष्ट्रीय भाषा बना दीजिएगा, ये समस्या हो गई। काफ़ी सोच विचार के बाद हिंदी और अंग्रेजी को नए राष्ट्र की भाषा चुना गया। आगे चल के हिंदी को क्या बना दिया गया? हिंदी और अंग्रेजी दोनों को हमारे राष्ट्रीय भाषा के रूप में चुन लिया गया। लेकिन नहीं, इसका विरोध होने लगा आगे चल के। देखिए, संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजी के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया था। 14 सितंबर सन 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा होगी। 14 सितंबर को 1949 को ये स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, 26 जनवरी सन 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उसमें देवनागरी में लिखी जाने वाली हिंदी सहित 14 भाषाओं को 8वीं सूची में आधिकारिक भाषाओं के रूप में रखा गया था। संविधान के मुताबिक 26 जनवरी सन 1965 में हिंदी को, एक सेकंड इरेज कर लिया जाए, थोड़ा सा क्लियर देखिएगा। ठीक है, देखिए संविधान के मुताबिक क्या था कि 26 जनवरी सन 1965 को हिंदी को अंग्रेजी के स्थान पर देश की आधिकारिक भाषा बनाना था। यानी ऐसा बनाया गया था कि पहले हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही हमने राष्ट्रीय भाषा बना दिया। फिर ये डिसाइड किया कि जब 1965 आएगा तो 26 जनवरी 1965 को हम अंग्रेजी के स्थान पर आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी बना देंगे। ठीक है, और उसके बाद हिंदी में ही विभिन्न राज्यों के आपस में और केंद्र के साथ संवाद करना था। ये डिसाइड किया गया था कि जब हिंदी बन जाएगा तो राज्य या फिर केंद्र सरकार हिंदी में ही आपस में संवाद करेगा। ऐसा आसानी से हो सके, इसके लिए संविधान में 1955 और 60 में राजभाषा आयोग बनाने की बात कही गई थी। अब इसके लिए एक आयोग बनाने की भी बात हुई थी। इन आयोगों को हिंदी के विकास के संदर्भ में रिपोर्ट देनी थी और इन रिपोर्टों के आधार पर संसद की संयुक्त समिति के द्वारा राष्ट्रपति को इस संबंध में कुछ सिफारिशें करनी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे चल के क्या होता है, लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों में रहने वाले को डर था। अब दक्षिण भारत वाले राज्य के लोग डरे हुए थे हिंदी से, कि हिंदी के लागू हो जाने से वे उत्तर भारतीयों के मुकाबले विभिन्न क्षेत्रों में कमज़ोर स्थित हो जाएंगे। उनको ये लगता था कि अगर हिंदी लागू हो जाएगा तो हम लोग नॉर्थ में जो लोग रह रहे हैं उनसे, हम लोग उत्तर भारत में जो लोग रह रहे हैं उनसे हम लोग क्या हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, यानी किसी किसी मामले में कमज़ोर हो जाएंगे। हिंदी को लागू करने और न करने की आंदोलन के बीच वर्ष 1963 में राजभाषा कानून पारित किया गया। फिर भी कुछ लोगों का मत था कि हो न हो, तो इस यही दुविधा में ना उसके बावजूद भी 1963 में राजभाषा कानून पारित हो गया। ठीक है, जिसने 1965 के बाद अंग्रेज़ों की
राजभाषा के तौर पर इस्तेमाल न करने की पाबंदी को ख़त्म कर दिया। अब देखिए, जब आपको 1963 में राजभाषा पारित हो गया तो इसने सबसे पहले क्या किया, 1965 के बाद, यानी ये रखा गया था ना कि 1965 में हिंदी इंग्लिश को हटा दिया जाएगा और वहाँ हिंदी ही कंप्लीट जगह ले लेगी। तो इसने क्या किया, 1965 के बाद अंग्रेजी को राजभाषा के तौर पर इस्तेमाल न करने की पाबंदी को ख़त्म कर दिया। यानी कि पहले था कि आगे नहीं यूज होगा 65 के बाद, लेकिन जब ये पारित हो गया राजभाषा कानून तो इसने ये पाबंदी ही हटा दी कि भाई आगे भी आप प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि हिंदी का विरोध करने वाले इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। अभी इन्होंने क्यों किया, क्योंकि उधर दक्षिण भारत में ना विरोध होने लगा था, इसलिए इन्होंने हिंदी की जो पाबंदी होनी थी 1965 में उस पाबंदी को हटा दिया कि भाई अभी और आगे तक चल सकता है। लेकिन इससे भी वो लोग संतुष्ट नहीं हुए और उन्हें लगता था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद इस कानून में मौजूद कुछ अस्पष्टता फिर से उनके विरुद्ध जा सकती है। तो दक्षिण भारतीय लोग क्या समझते थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इस कानून में मौजूद कुछ अस्पष्टता है उसको क्लियर नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये और उनसे विरुद्ध जा सकती है, यानी उनको और इससे नुकसान हो सकते हैं। तो 26 जनवरी सन 1965 को हिंदी देश की राजभाषा बन गई और इसके बाद ही दक्षिण भारत के राज्यों में खास तौर तमिलनाडु, उसमें मद्रास कहलाता था, में आंदोलन और हिंसा का एक ज़बरदस्त दौर चला। अब देखो 1965 में जैसा कि कहा गया था वैसे भारत को राष्ट्रभाषा के रूप में अपना लिया गया, लेकिन जैसे ही अपनाया गया तो मद्रास, तमिलनाडु वगैरह में क्या होने लगे, आंदोलन होने लगे, मतलब लोग आगजनी करने लगे, खुद को आत्मदाह भी करने लगे, जिससे कई छात्रों ने आत्मदाह तक कर लिया। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री रही इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना प्रसारण मंत्री थी, तो इनके प्रयासों से इस समस्या का समाधान ढूंढा गया, जिसकी परिणति 1967 में राजभाषा कानून संशोधन के रूप में हुई। अब ये इन्होंने इसको क्या किया, 1967 में राजभाषा संशोधन किया, इसमें इसके बारे में डिटेल्स करा। उल्लेखनीय है कि इस संशोधन के जरिए अंग्रेजी को देश की राजभाषा के रूप में तब तक आवश्यक मान लिया गया जब तक कि गैर हिंदी भाषी ऐसा चाहते हों। यानी कि 1965 में जो हिंदी हमारा इंग्लिश का जगह लेने वाला था उसको अब कब तक के लिए कर दिया गया यह निर्धारित नहीं हुआ, बल्कि यह इस तरह से कर दिया गया कि जब तक गैर हिंदी भाषी राज्य जो है वो नहीं चाहेंगे कि इंग्लिश हटे तब तक वो नहीं हटेगा। तब से अब तक आज ही चल रहा है, तो आज तक यही व्यवस्था चली आ रही है। यानी कहने का मतलब क्या है, आज हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज जो है मतलब हिंदी जो है वो एक सहायक भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है, और किसकी सहायक, तो इंग्लिश के सहायक के रूप में प्रयोग की जाती है। तो अब आगे ये तो छोटी सी हिस्ट्री रही कि ये हमने जाना कि हिंदी हमारी राजभाषा कैसे बनी, राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बन पाई। ठीक है, अब ना हम थोड़ी सी हिस्ट्री भी जान ही लिए हैं, अब हम आएंगे लिपि पर, यानी हिंदी की लिपि वगैरह के बारे में जानेंगे। तो इससे आगे की जानकारी, लिपि और इससे आगे की जानकारी वर्णों के बारे में, शब्दों के बारे में और तमाम चीज़ों के बारे में हम अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस तरह से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज इतना ही रखते हैं। आप लोगों ने वीडियो अगर पूरा देखा हो, आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।